जाट साहब, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं। और चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या है, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आ कहते हैं, क्या वजह है, ये वजूहात है। और आपने 1947 से इस चीज के आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं, आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3 किस्म के दौरे पड़ते हैं आपको। कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं, कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं, और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि चीमा साहब आपके बचने की कोई मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस। इन सारे लीडरान के मुंह से आज तक आपने कोई लफ्ज सुना हो हमने इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है। नवाज शरीफ साहब ने जब खुड़ियां कसूर के सामने जलसे में इकट्ठे हुए थे, इन्हें पता था सबसे ज्यादा यूथ सामने खड़ी है, और इन्हें पता है कि यूथ को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए बगैर अगली सेंचुरी में पाकिस्तान कैन नॉट एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। पाकिस्तान कैन नॉट ग्रो, एनी कंट्री कैन नॉट ग्रो विदाउट इंग्लिश और मैथ। कंप्यूटर के बगैर आप अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो सकते। इनके मुंह से लफ्ज आपने सुना था, उनका लफ्ज क्या थे, कसूर मैं आपके नाल हूं, आप मेरे नाल हैं। दुख है, उसकी वजह यह है कि 25 करोड़ लोगों का जो एक लेबर कैंप है उसको चलाने वाले सारे लंदन वासी है, सारे लंदन वासी है। मेरे मुर्शिद के 2 बच्चे भी जो है उन्होंने भी पीटीआई को लंदन से ज्वाइन किया है। ट्वीट उन्होंने लंदन से फरमाई। वो जिहाद करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए। अब उसमें मैं अगला थोड़ा सा खित्ते के लिहाज से एनालिसिस करना चाहूंगा। आज मेरे बहुत मोहतरम है सुहेल वड़ाई साहब, जिनका बांग्लादेशी मॉडल भी जो है आज वो खत्म होकर रह गया है। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, मुझे दुख हुआ इस बात पे। पियर्सन मॉर्गन है जो एक ब्रिटिश है जर्नलिस्ट, उनको मेरी बाजी अलीमा ने इंटरव्यू दिया तो मैं उस दिन बड़ा गमगीन था, बड़ा दुख था मुझे। वो ये वजह थी कि एक पार्टी जिसका सिर्फ लास्ट नेम के भुट्टो मर ही नहीं रहा है, जिंदा है आज भी, उन्होंने आसफा भुट्टो को भी लॉन्च कर दिया है। दूसरी पार्टी तो खैर वो तो है ही फैमिली एंटरप्राइज है, उनका जुनैद सफदर जो है वो भी तैयारियों में है इस वक्त, उनके लिए भी हल्के की तैयारियां की जा रही है। तीसरी मुर्शद पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अलीमा बाजी कर रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके पड़ोस में बांग्लादेशी मॉडल का इस वक्त सबसे क्राइसिस जो है हसीना वाजिद, उसको सबसे बड़ा क्राइसिस है, उसका कोई वारिस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। 5वीं दफा वो प्राइम मिनिस्टर बन रही। मोदी साहब का वारिस है। एक ऐसे बदनसीब मुल्क है आप, एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूं, मैं जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1951 से ये कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन आप खेलते हैं हर कुछ सालों के बाद, आधा टाइम तो आपको फौजियों ने रूल किया आपको, जो कि एक शर्मिंदगी में समझता। सब जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें मुझे 25 करोड़ लोगों के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है। दुख के साथ ये मैं कहूंगा, क्योंकि इकोनॉमी, टेररिज्म और करप्शन, ये तीनों चीजें आपको कैंसर की तरह, जिस तरह कैंसर कहते हैं ना जी, फेफड़ों में आ चुका है, कैंसर आपके बोन मैरो में जा चुका है, आपको ब्लड कैंसर हो गया है। ये तीनों चीजें एक ब्लड कैंसर की तरह आपको खा रही हैं। करप्शन, दहशतगर्दी और इकोनॉमी के एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो ही नहीं, कोई तवज्जो नहीं। सिर्फ आप करप्शन पे चल रहे हैं इस वक्त। वो मेरा मारा मारी जो बाहर से डॉलर आते हैं, वो चंद तबका है, वो कुछ लंदन खा जाते हैं, कुछ दुबई चले जाते हैं, कुछ टूटे फूटे यहां आ जाते हैं, इसी पे आपका गुजारा है। लेकिन इस तरह मुल्क चले कभी नहीं है जिस तरह आप चला रहे हैं। 76 साल मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। आपको मैंने अर्ज किया था, आपके पड़ोस के अंदर वजीर आजम ली जो है सिंगापुर के, उन्होंने पॉसिबल किया है। आपके हर सीएस, हर सेक्रेटरी के मुंह पर आप पूछ लें उससे, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली के बारे में पता होगा, हर एक को पता। लेकिन आप उस मॉडल को कॉपी क्यों नहीं करना चाहते? वजह, आप तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहे इस वक्त? आपका बल्कि इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सिवाय 5000 ताकतवर लोगों के, चाहे वो यूनिफॉर्म में है, चाहे वो जज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो इलेक्टेबल हैं, जो कि पार्टियां बदल के आ रहे हैं। 5000 से ज्यादा लोग नहीं है, मैं गारंटी कर देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान की तबाही का मूजब वो लोग बन रहे हैं, और वो आज से नहीं है।
चीमा साहब ये 1947 से ये सारा सिस्टम चल रहा है। मुझे कल किसी बंदे ने पूछा है तार साहब 1947 के बाद क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं बता देता हूं। 1947 में एक तो पाकिस्तान आप कहते हैं कि मजहबी बेस पे बना था, पाकिस्तान मुआशी बेस पे बना था। इकोनॉमिक रीजंस थी पाकिस्तान की। जो लोग आपने अलीगढ़ से डिग्रियां देकर भेजे थे, यूपी से जो पढ़े लिखे लोग आए थे, जो उर्दू और इंग्लिश के 2 लफ्ज जानते थे, पहले 20 साल तो उन्होंने हमें जलील किया पाकिस्तान में। आप देख लें, आपके वजीर आजम वही बनते थे, ब्यूरोक्रेट, और सिर्फ उनके पास 2 चीजें होती थी, वो उर्दू लिख सकते थे और इंग्लिश लिख सकते थे, बस। कोई तीसरा उनके पास एबिलिटी नहीं थी। पहले उन्होंने हमें जलीलो ख्वार किया, पहले उन्होंने अपने प्रॉपर्टियां, खानदान, हर चीज बनाते रहे। उसके बाद फिर जो ही अयूब खान साहब आए सामने, तो उन्होंने तो फिर नक्शे तब्दील कर दिया, और उसके बाद हम उस सिस्टम से उतरे ही नहीं है चीमा साहब। अब हमारा इस वक्त रिलीफ, आज भी मैं आपको गारंटी कर देता हूं, अच्छा फौजी, अच्छा जज आप कर लें सुप्रीम कोर्ट का, और एक उसके साथ मौलवी हो, तीसरा अच्छा जो पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करने की सलाहियत की ख्वाहिश रखता हो, इसके बगैर आप पॉसिबल नहीं। ये जो आप एक्सरसाइजें करते हैं, ये इसका कोई फर्क नहीं है, इसका कोई नॉट एट ऑल। आज जाती तौर पर मुझसे पूछें, आज आप अगर मुझसे पूछें, आप 5 साल की बात करें चीमा साहब, ये गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलेगी, उसकी मैं वो भी बता रहा हूं। लोग इस वक्त एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं 8 महीने से 1 साल, ये जो एक्सरसाइज होगी 8 महीने से 1 साल, 2025 में फिर इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं अब होगा या नहीं होगा। मेरी नजर में अगर आज मेरा कोई सेंसेबल आदमी ये हमारी बातें सुन रहा हो, आपको 1 साल के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है। आपको 1 साल के लिए टीम ए टीम, ये बी टीम की जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है ये नहीं है, ए टीम आपको चाहिए 1 साल के लिए या 3 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। आपकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। आज आपके की पोजीशनों पे जो लोग बैठे हैं उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए, उनके बच्चों की नेशनैलिटियां डिक्लेयर होनी चाहिए, उनके असासे डिक्लेयर होने चाहिए, आपके जजों के बच्चों की नेशनैलिटियां और उनकी नेशनैलिटियां डिक्लेयर होनी चाहिए आज, अगर कोई करना चाहता है। वरना देखें ना, ड्रामा तो फिर आज का ड्रामा देखें, ये ना आसम मुनीर साहब पहले जर्नल हैं, ना आखिरी जर्नल होंगे। काजी फैज ईसा ना पहला चीफ जज होगा, ना आखिरी चीफ जज होगा, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा मर्द मोमन होगा, शायद होगा, मेरे जैसे लोग उम्मीद रखते हैं, देखें कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन कोई ना कोई तो, वरना आपके ये जो ड्रामे आप कर रहे हैं, इन ड्रामों के साथ पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये सोल्यूशन ही नहीं है पाकिस्तान का। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, बड़े अरसे से कह रहा हूं, मैं इनके मैंडेट सुनता रहा हूं। मैं उस दिन लाइव रेडियो के सामने बैठा रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब इकोनॉमिक प्लान देना चाहते हैं। मैं समझ रहा था शायद लंदन में ये बैठ के किताबें पढ़ते रहे हैं, शायद वहां से कोई इकोनॉमिक प्लान सीख कर आए होंगे, लेकिन मुझे दुख, मैं नहीं सुन सका, कोई 2 लफ्ज भी नहीं सुन सका उनके मुंह से इकोनॉमिक प्लान के हवाले से। मेरा जो बच्चा हमारा बिलावल भुट्टो है, उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं मैंने सुना इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में, एक लफ्ज नहीं सुना। मेरे इस वक्त उस्मान बुजदार के जो वारसीन है, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं मैंने सुना इकोनॉमी के बारे में उन्होंने। लेकिन एक बात जरूर है, दुख है मेरा इस खान एकेडमी के ऊपर, बहुत दुख है चीमा साहब। इन्होंने लौंडे लपाड़ों को प्रूव कर दिया है कि तुमने किस तरह वीपीएन इस्तेमाल करना है। इन्होंने लौंडे लपाड़ों को ट्रेन कर दिया कि तुमने फेसबुक को किस तरह इस्तेमाल करना है। एक बात नहीं बता सके इनको कि तुमने इस इंटरनेट से कामयाबी किस तरह हासिल करनी है। इस इंटरनेट में फ्री क्लासेस पढ़ी हैं चीमा साहब। कल मैंने किसी को यहां बताया है, कल किसी को मैंने बताया, एक मेरे अजीज ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। मैं कहा यार मैं तो वकील हूं, हाँ मैं देख रहा हूं दुनिया में क्या हो रहा है, पाइथन सीख लो, कंप्यूटर लैंग्वेज है, डाटा एनालिस्ट बन जाओ, घर से बैठ के काम कर लो। और मैं आज आपको बता देता हूं 4 मेरे पास वेबसाइटें ऐसी हैं जो फ्री आपको डाटा एनालिसिस के बारे में ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाते हैं। काश ये खान एकेडमी मेरी नस्ल को, पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े आवारा जो हैं, इनको ये बताते कि पाइथन सीख लो, डाटा एनालिस्ट बन जाओ, $1-1 लाख तनख्वाह बनती है, साथ पड़ोस में 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, वहां 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। लेकिन खान एकेडमी ने क्या सिखाया है? कट जाओ, मर जाओ, जिहाद है, खुलफाए राशिदीन का दौर है और तुम्हारी डेस्टिनी तालिबान है। ताट साहब, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं और कैसे कैसे सियासतदानों ने हमें कहां पहुंचा दिया है। आज यूरोपियन यूनियन की भी स्टेटमेंट आई है ताट साहब, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि हमने ये महसूस किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो इलेक्शन इरेगुलरिटीज हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो EU इलेक्शन एक्सपर्ट मिशन आया है उसकी जो रिकमेंडेशन है उन पे इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर साहब, वो इसे डिक्टेशन ही कहेंगे ना कि आप एक तो इलेक्शन इरेगुलरिटीज ठीक करें और जो हम रिकमेंडेशंस देंगे उनको इम्प्लीमेंट भी करें, और हमें बताएं कहां कहां क्या हुआ है। आपने अपने लोगों को जेलों में डाला है, आपने क्या डेमोक्रेटिक का जो प्लुरलिज्म है उसको कॉम्प्रोमाइज किया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, लोगों को पकड़ा, सब कुछ उन्होंने वो एक इश्तिहार छोटा सा लगाया। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया
जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या है, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है, एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा चीमा साहब मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ IMF वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन IMF के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड है ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने IMF को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाले। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आ कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है। तो चीमा साहब दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और आपने 1947 से इस चीज के आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं, कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं, आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3 किस्म के दौरे पड़ते हैं आपको। कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं, कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं, और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। 3 किस्म के दौरे आपको पड़ते हैं। आपको क्राइसिस है इस वक्त चीमा साहब। यू डोंट नो वेयर आप, मैं गारंटी कर देता हूं 25 करोड़ लोगों को पता नहीं है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बंदा बाहर से आया था, उसने जिन्हों के साथ 3.5 साल हुकूमत चलाई, उसकी अपनी डायरेक्शन तालिबान है। ये जो आपका रेवोल्यूशन आज आया, आप कह रहे हैं ना रेवोल्यूशन ही आया ना आज, उस रेवोल्यूशन की डायरेक्शन तालिबान है चीमा साहब। वो अय्या का नाबुदू अय्या का नस्ताइन, वो कहता है कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी हैं। आपने जश्न मनाए थे तालिबान पे, अब ये तो तालिबान की मेहरबानी। उन्होंने कहा परा करो, तुम कौन हो यार? उन्होंने कहा आप तो तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। वो कहते हैं तालिबान आपके बारे में। लेकिन आपको मैंने बताया है, यू हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको क्या जरूरत थी तालिबान? आज भी तालिबान का मॉडल आप क्यों बनना चाहते हैं तालिबान? यू जस्ट नेम मी वन सिंगल थिंग। अब क्या वजह है, क्या अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है तालिबान बनने? मैं मान लेता हूं ठीक है, खान साहब, खान तालिबान नाम था ना उनका, और बच्चे भी तो बुलाओ ना यहां पे, फिर आपने लंदन से मेरे बच्चे को कहते हो कि तुम जिहाद करना है, तुमने, ये सियासत नहीं है। कासम को भी बुलाओ, सुलेमान को भी बुलाओ ना। मेरे बच्चों की छातियों क्यों आगे करते हो गोलियों के लिए? यही ट्रेजेडी चीमा साहब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे नशे में है। मेरी नजर में ये सारा जो कुछ हुआ है, ये सारी एक बेवकूफी की अलामत है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कि चीमा साहब इसमें किसी साइड से भी मैं जरब नीचे से ऊपर देता हूं, ऊपर से नीचे देता हूं, मुझे कोई इसमें से आपकी बचत नजर नहीं आ रही है। मैं कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री का लगा लूं, मैथ का, उसमें मुझे आपकी बचत होती नजर नहीं है। बचत की हालत सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के हाथ में है, जनरल आसिम मुनीर, काजी फैजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और जो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदानों ने हमें यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमें अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ता है अपने सॉल्यूशंस के लिए। ना ये बैठते हैं, ना ये बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, जो भी है। लेकिन तार साहब हम एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि अब हमारे लोग जो हैं वो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस पे जाते हैं, और हम एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज भी करते हैं। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अलमी है। दुनिया हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के बैठी हुई है। हमें इमीडिएटली इस पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना, वरना आपकी बात सही है, 25 करोड़ जो लोगों की डायरेक्शन है वो पता नहीं क्या और किधर जाने को तैयार है वो, और चंद लोगों ने बस हमें हमारे दिमागों को यरकमाल बना लिया है। और फिर सीधी गल करियो ना, साढ़े ते जादू ही हो गया साहब साढ़े ते जादू हो गया। मतलब ये नहीं समझ आई ना, इस जादू के नाल फैक्ट्रियां क्यों नहीं ला लेंदे? इस जादू के नाल काला जादू है, बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा दो,
ਇਸ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਜਾदू ਦੇ ਨਾਲ दहशतगर्दी भी अपनी ठीक कर लो अगर जादू इस तरह काम करता है। अगर जज बशीर गिर सकता है पीरनी के जिनों से, तो वो पीरनी को खुदा का ना ही आईएमएफ को एक जिन भेज इधर आईएमएफ वाले पास। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਹੈ। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब कि भाई एक चाय वाले ने मतलब कि भाई इतनी डेवलपमेंट कर दी है कि भाई सब मतलब कि बड़े बड़े जो मतलब कि पॉलिटिकल पंडित होते हैं ना, जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, ठीक है भाई, तो उनके मतलब वो होश उड़ गए हैं कि भाई मतलब कि भाई एक चाय वाला कैसे मतलब कि एक देश की इतनी डेवलपमेंट कर सकता है। मतलब कि हमने गुजरात मॉडल का देखा था भाई, गुजरात मॉडल जहाँ पे प्रधान क्या बोलते हैं पीएम मोदी जो मतलब कि पहले सीएम थे गुजरात के, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट करी उन्होंने, मतलब कि इतनी इनकम बढ़ा दी लोगों की भाई, इतनी डेवलपमेंट करके इतनी क्लीन सिटी बना दी, ठीक है भाई। तो गुजरात मॉडल जो है मतलब कि भाई गुजरात मॉडल को ही भाई सब भारत के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भाई, क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतनी मतलब कि भाई क्या बोलते हैं एक तरीके से तो भाई वो खुद भी तरक्की करके आए थे और भाई सब गुजरात को भी बहुत तरक्की करके लाए थे, ठीक है भाई। तो उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था कि भाई मतलब कि किस तरीके से मतलब कि स्टेट को चलाया जाता है। तो भाई अब वो जब कंट्री को चलाने बैठे तो भाई सब वो बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि भाई साहब चाय वाले मोदी कुछ नहीं कर सकते, भाई साहब चाय वाले मोदी को अगर ठेला लगाना हो तो संसद के बाहर मैंने दुकान देखी है, वहाँ पे वो ठेला लगा सकते हैं, लेकिन भाई कह रहे थे कि भाई संसद में नहीं आ सकते और भाई वो मतलब कि चाय बनाएंगे वो ही सही है उनके लिए। लेकिन भाई जब वो मतलब कि भाई साहब जब उतरे कूटनीति में उतरे भाई साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे तो भाई उन्होंने मतलब कि भाई कूटनीति को भाई कूटने की नीति बना दिया, ठीक है। वैसे मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, ठीक है। एक समय था जब नरेंद्र मोदी को लोग चाय वाला कहकर पहचानते थे। गुजरात की राजनीति से निकलकर 2014 में जब वह भारत के प्रधानमंत्री बने तब देश के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ थी। धीमी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, भ्रष्टाचार के आरोप, कमज़ोर मैन्युफैक्चरिंग, सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी और करोड़ों लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की समस्या, ठीक है। लेकिन अगले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में कई बड़े बदलाव देखे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, ठीक है, ये सब बदला कैसे, ठीक है। सबसे पहला जो काम था वो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल किया, ठीक है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल, ठीक है। 2014 के बाद सरकार ने डेवलपमेंट को सिर्फ योजनाओं की घोषणा तक सीमित रखने के बजाय सड़क, रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर खर्च बढ़ाया, ठीक है। हाईवे के विस्तार, नए एक्सप्रेसवेज, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, एयरपोर्ट के विस्तार और फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर भारत की कनेक्टिविटी को बदलने की भूमिका निभाई, ठीक है। इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है, ठीक है भाई। सब बेहतर सड़क, कम ट्रांसपोर्टेशन टाइम, ठीक है, बेहतर रेलवे है तो भाई बेहतर लॉजिस्टिक है, बेहतर पोर्ट्स है तो तेज़ इंटरनेशनल ट्रेड है, बेहतर कनेक्टिविटी है तो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ का मल्टीप्लायर बनाने की कोशिश की। दूसरा बड़ा सवाल है कि भाई डिजिटल इंडिया, अगर मोदी के डेवलपमेंट मॉडल की सबसे बड़ी पहचान बतानी हो तो उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम ज़रूर आएगा। आधार, जन धन अकाउंट्स, मोबाइल कनेक्टिविटी और यूपीआई जैसे सिस्टम ने मिलकर भारत में एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जिसमें सरकार नागरिकों के बीच पैसे और सर्विसेज का फ्लो पहले से ज़्यादा डिजिटल हुआ। यूपीआई ने तो भारत के पेमेंट कल्चर को ही बदल दिया। आज एक छोटी दुकान से लेकर बड़े बिजनेस तक मोबाइल से कुछ सेकंड में पेमेंट संभव है। यही वजह है कि भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए भी स्टडी का विषय है। गरीबों तक सीधे सरकारी लाभ पहुंचाने की कोशिश। पहले वेलफेयर स्कीम्स में एक बड़ी समस्या थी, सरकार पैसा भेजती थी लेकिन लाभार्थी तक कितना पैसा पहुंचता था ये पता नहीं चलता था। मोदी सरकार ने जनधन आधार मोबाइल यानी मतलब कि जनधन प्लस आधार प्लस मोबाइल यानी JAM आर्किटेक्चर के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को बढ़ाने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य बिचौलियों को कम करो और पैसे सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट तक पहुंचाओ। इसके साथ LPG कनेक्शंस, हाउसिंग, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसी योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया गया। यहाँ डॉक्यूमेंट्री में यहाँ मतलब कि भाई साहब जो डेवलपमेंट सिर्फ GDP बढ़ने का नाम नहीं है, ठीक है। अगर किसी गरीब परिवार को पहली बार बैंक अकाउंट मिलता है, घर में टॉयलेट बनता है,
बिजली पहुंचती है या सरकारी सब्सिडी सीधे अकाउंट में आती है तो वह डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भारत को सिर्फ बाजार नहीं फैक्ट्री बनाने की कोशिश, ठीक है। अब उस क्षेत्र पर बात करते हैं जिसमें भारत की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पावर काफ़ी हद तक निर्भर करती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग 2014 के बाद मेक इन इंडिया और बाद में प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई जैसी पॉलिसीज़ के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और कई कई दूसरे सेक्टर्स में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश हुई। खासकर स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने बड़ी छलांग लगाने की कोशिश की। यहाँ लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में प्रोग्रेस की है, लेकिन चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग स्केल तक पहुँचना अभी भी बाकी है, ठीक है। बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, ठीक है। तो मतलब कि भाई भारत में स्टार्टअप्स भी बने हैं, ठीक है भाई साहब, और इकोनॉमी बूस्ट भी हुई है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल पोजीशन में भी भारत आगे बढ़ा है, ठीक है भाई साहब। तो भाई क्या बोलते हैं, बेरोजगारी, क्वालिटी जॉब्स, इनकम क्वालिटी, एग्रीकल्चर की समस्या है, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से कंपटीशन, शिक्षा और हेल्थ केयर की क्वालिटी, अर्बन पोल्यूशन और कंजशन, छोटे बिजनेस या कॉम्प्लायंस और फाइनेंशियल चुनौतियाँ, मतलब ये सब दुनिया अभी भी बनी हुई है। लेकिन भाई बहुत बड़े स्केल पे जो रिफॉर्म्स करने थे ना, वो रिफॉर्म्स मोदी गवर्नमेंट कर चुकी है, ठीक है भाई साहब। और यही मुद्दे लेके भाई साहब 2029 के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन भी सुनाते रहें। तो गाइस मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।